तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच 10th केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। लास्ट टाइम हमने आपको इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बताया था कि एसिड आपके क्या होते हैं, उनके हमने कुछ टाइप्स भी बताए थे और कौन सा एसिड किस चीज में पाया जाता है ये भी हमने आपको बताया था। उसी तरीके से लेक्चर नंबर 2 में आपके बीच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को लेके आए हैं कि एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आपकी नंबर 1 है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स या रिएक्टिव मेटल्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो ये क्या होता है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स में? रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स में जब भी कोई एसिड रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है तो ऑलवेज आपकी वहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब ये रिएक्टिव मेटल या एक्टिव मेटल से यहाँ क्या मतलब है? रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताई थी, उस रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स आपकी हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके आपकी हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करती है, क्योंकि उन सब की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन गैस से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वे क्या काम करती हैं, एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं। समझते हो ना? तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जिंक है आपके पास Zn, आपने इसे H2SO4 में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। तो ये क्या काम करेगा, हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और क्या बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो क्या समझे कि जब भी कोई रिएक्टिव मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, यानी कि मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या समझ रहे हो ना कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑलवेज सॉल्ट बनाएगी कोई ना कोई, और क्या निकलेगी यहां से बाहर, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ रहे हो? इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास आयरन है, आपने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया तो यहाँ पे एक आपका आयरन क्लोराइड बन जाएगा, FeCl2 बनेगा यानी फेरस क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, चलिए इतनी बात तो होती है। लेकिन जब हम इनके साथ यानी एसिड्स के साथ कोई मेटल उसमें डाल दी तो हमें पता कैसे लगता है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस ही है। हमने एक वीडियो जो अपलोड कर रखी है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, वो है आपका टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई CO2 गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो वहां हमने एक एक्सपेरिमेंट करके बता रखा है कि जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वह गैस जो होती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। पॉप साउंड के साथ क्या होती है, बर्न होती है। यानी कि अगर मान लीजिए इस बोतल के अंदर हाइड्रोजन गैस बन रही है और हम जलती हुई जो माचिस की तीली है वो इसके ऊपर लाएंगे तो ये जो गैस होगी ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है, यानी पॉप साउंड उत्पन्न करेगी ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, उसमें सब सिस्टम है, NCERT की बुक में भी है आपका ये डायग्राम। तो वहां पे आप देखना सब चीज उसके अंदर बता रखी है। ठीक है, अगर आपको ये देखना है तो हमारी वीडियो आप जाके चेक वहां पे कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट होता है वो बर्न होती है विद पॉप साउंड। ठीक है, चलिए तो ये तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हुई कि अगर एसिड की रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल से करा दे तो कौन सी गैस निकलती है आपकी, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस। चलिए ये तो बात हो गई। चलिए नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, नंबर सेकंड क्या होता है, नंबर सेकंड है आपका रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस।
ठीक है। इस रिएक्शन को हम एक और चीज बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, चलिए क्या है कि जब भी कोई एसिड, समझना यहाँ पे ध्यान से, एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो ऑलवेज सॉल्ट यानी आपका सोल्ट बनेगा और एक आपका क्या बन जाएगा, H2 यानी कि वाटर। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन से मतलब कि जो एसिड है वो बेस को न्यूट्रल करता है, जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रल करता है। ठीक है, न्यूट्रल यानी कि उनके इफेक्ट को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और क्या बन जाता है यहाँ पे, सॉल्ट और वाटर बन जाता है। ठीक है, देखिए चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एसिड है HCl, ठीक है, हमने इसमें क्या मिला दिया आपका NaOH, एक बेस है, ठीक है, कास्टिक सोडा। तो ये क्या होगा यहाँ पे देखो NaCl बन जाएगा और साथ में क्या बाहर हो जाएगा आपका H2, साथ में क्या बाहर हो गया H2। तो ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है, हमारे एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन एग्जांपल जो है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बहुत से एग्जांपल होते रहते हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 बहुत कॉमन सा एग्जांपल है आजकल एसिडिटी का। ठीक है, आप कुछ गलत चीज खा लें या कुछ ज्यादा खा लें, फास्ट फूड वगैरह खा लें, किसी शादी में जाकर खा लें, ज्यादा खा लें वहां पे जाके, तो क्या होता है, एसिडिटी बन जाती है। ठीक है, एसिडिटी किसकी वजह से बनती है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कौन सा एसिड बनता है, HCl का प्रोडक्शन होता रहता है। जब इस एसिड का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो हमें क्या होता है, खट्टी डकारें वगैरह इस तरह से आने लगती है, यानी कि आपको एसिडिटी होने लगती है प्रॉब्लम। ठीक, तो इस एसिड को यानी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आप कोई टैबलेट लेते हैं, जैसे जिंटैक, आपकी एसिलो, ठीक है, इस तरह की आप टैबलेट ले लेते हैं। इसके अपोजिट आप इनो का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इनो यूज कर लेते हैं, खाने का सोडा यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये न्यूट्रलाइजेशन एग्जांपल एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, दूसरा एग्जांपल आप देखते हैं, दूसरे एग्जांपल में आपका हाँ, जैसे दांतों के अंदर कैविटी हो जाती है, कैविटी सुनी होगी आपने, दांतों के अंदर क्या हो जाता है, कैविटी हो जाती है। ठीक है, अब कैविटी में क्या होता है, जब दांतों के अंदर रहने लगी, दांतों में सड़न होने लगती है, तो वहां पे ईचिंग होती है, दर्द होने लगता है। तो वो इसके कारण होता है कि जब आप कुछ मीठा खा लेते तो और ज्यादा होता है, क्योंकि उस कैविटी के अंदर जब हम मीठा खा लेते हैं तो एसिड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है, कैविटी में एसिड्स की वजह से। ठीक है, अब एसिड्स की वजह से होता है तो आप क्या करते हो, एसिड को कौन न्यूट्रल करेगा, बेस न्यूट्रल करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपके टूथपेस्ट वगैरह हो गया जो, ठीक है, आपका कोलगेट वगैरह जो भी है ये, ठीक है, बेस, वहां पे क्या करेंगे आप, या देखा भी होगा आपने, खाने का सोडा रख लेते हैं कि थोड़ा आराम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि खाने का जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, उसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है आपका, बेसिक नेचर का। ठीक है, तो बेसिक नेचर का होने की वजह से आप वहां पे उसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक आपने देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वे अपने खेतों में किसका यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं अपनी सॉइल के अंदर, यानी सॉइल में मिला देते हैं। क्यों, क्योंकि वो सॉइल के पीएच को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर आपकी वहां पे सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाए तो वहां पे हम क्या मिला दिया, CaO, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मिला दिया, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो वहां पे क्या करेंगे, ये पीएच को क्या कर देते हैं, आपको मेंटेन कर देते हैं वहां पे। ठीक है, जिससे जो मिट्टी है आपकी, जो सॉइल है वो एसिडिक नहीं होती, क्योंकि एसिडिक में जो आपके वहां पे ग्रोथ होगी क्रॉप की वो रुक जाएगी। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो ये एग्जांपल किसके हैं, न्यूट्रलाइजेशन के हैं। एक और एग्जांपल बहुत कॉमन सा होगा, आपने देखा कि आपने मधुमक्खी ने आपने काट लिया आपके, ठीक है, मधुमक्खी ने आपके काट लिया, तो आप क्या करोगे, वहां पे इचिंग होने लगेगी, लाल लाल हो जाएगा, या चींटी ने काट लिया, तो वहां पे किसकी वजह से हुआ, मैंने आपको बताया था, उनके स्टिंग के अंदर क्या होता है आपका, फॉर्मिक एसिड होता है, HCOH। तो एसिड को कौन न्यूट्रल करेगा, एसिड के इफेक्ट को खत्म कौन करेगा, बेस करेगा। तो वहां पे भी आप कोई ना कोई बेस आके लगा सकते हैं, खाने का सोडा, टूथपेस्ट वगैरह, ठीक है, या जो भी आपको बेस दिखे आपके आसपास वो आप बेस वहां पे लगा सकते हैं, जिससे एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है,
जैसे आप लगाते हैं वहां पे तो वहां पे ईचिंग वगैरह आपको कम होने लगती है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये जो एग्जांपल है किसके हैं, आपके न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल है। ठीक है, चलिए आइए, तो ये आपके न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल हुए, यानी कि एसिड बेस को न्यूट्रल करता है और बेस एसिड को, एक दूसरे को न्यूट्रल करते रहते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे देखिए, ये भी इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। नंबर 3, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड bicarbonates, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो जब भी किसी एसिड्स की रिएक्शन आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराते हो तो वहां पे ऑलवेज CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस का एवोल्यूशन वहां पे ऑलवेज होता है, चाहे वो आपका कार्बोनेट हो या आपका बाइकार्बोनेट हो। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे H2SO4 है। ठीक है, आपने इसमें डाल दिया सोडियम कार्बोनेट। क्या डाल दिया आपने, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट मतलब CO3 वाला साल्ट। ठीक है, तो जब भी कभी आपको CO3 वाला कोई साल्ट दिखे और साथ में एसिड दिखे तो CO2 गैस आप वहां पे निकाल देना। अभी हम आपको बताएंगे कि हमें कैसे पता लगता है कि वहां पे CO2 गैस निकल रही है या नहीं निकल रही। चलिए देखते हैं, आइए। तो यहाँ पे एक क्या बन जाता है, यहाँ पे एक बनेगा Na2SO4, ठीक है, प्लस H2O, और साथ में आपकी कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ पे CO2 गैस। कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, CO2 गैस का बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कार्बोनेट था, एसिड के साथ रिएक्शन करी तो कौन सी गैस बाहर निकली, CO2 गैस। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे बाइकार्बोनेट यूज कर लिया, HCl NaHCO3, तो HCO3 क्या होता है आपका, बाइकार्बोनेट होता है। आपने इसमें एसिड डाल दिया तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा, NaCl यानी साल्ट बनेगा आपका, एक वाटर बन जाएगा, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी आपकी, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। CO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो कि आपका चाहे बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, वो ऑलवेज एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है आपका, CO2 गैस। ठीक है, अब हमें पता कैसे लगता है, तो ये देखा जाता है, टेस्ट करना हो तो आपको क्या करना है, जो आपका लाइम वाटर है, जिसे हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, अगर हम लाइम वाटर के अंदर जो गैस वहां से निकल रही है उसे फ्लो करा देते हैं, यानी CO2 को, तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन होने की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन होने की वजह से जो लाइम वाटर का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है आपका, मिल्की कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक टेस्ट होता है किसका, CO2 का, कि CO2 गैस जो होती है वो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। ये किसका टेस्ट है हमारा, ठीक है, ये टेस्ट होता है हमारा किसका, CO2 गैस के लिए। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे कैंडल जल रही है और आप वहां पे इस गैस को फ्लो करा दो तो वो कैंडल बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था आपको कि CO2 गैस का जो काम होता है वो आपको बुझाने का होता है। ठीक है, इसी वजह से इसी प्रोसेस का यूज जो फायर एक्सटिंग्विशर के जो छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं आग बुझाने वाले, ठीक है, बताया था आपके बैंक वगैरह में, ठीक है, जगह जगह पे लगे रहते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, उसका कैसे प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस ये होता है कि उसके अंदर इस तरीके से ये है, तो दो कंटेनर होते हैं, ये कांच की लेयर बनी होती है बारीक, ठीक है, नीचे जो उसमें H2SO4 भरा होता है और ऊपर भरा होता है आपका बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है। ठीक है, और इस तरीके से उसमें एक बाहर नोब लगी होती है। नोब से क्या होता है, इस कांच की जो लेयर है इस पे प्रेशर डलता है जब हम उसे दबाते हैं, तो जैसे ही इस नोब पे कांच की जो लेयर है इस पे नोब प्रेशर डालेगा जो, तो प्रेशर की वजह से यहां से टूट जाता है लेयर, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो उसके अंदर मिल जाता है, और हाई प्रेशर पे क्या बनती है, CO2 गैस बनती है, और CO2 गैस जहां भी आग लग रही हो वहां पे उसे घुमा दिया जाता है, इससे आग वहां पे क्या हो जाती है, बुझ जाती है। समझ रहे हो ना, देखो जैसे H2SO4 था एक कंटेनर में, एक में क्या था NaH
CO3। तो जब इनकी रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा आपका, CO2 गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, CO2 गैस बन जाएगी। तो ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, और CO2 गैस क्या काम करती है, आग बुझाने का काम करती है, और लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो एक प्रॉपर्टी ये भी थी। ठीक, चलिए ये बात समझ में आती है आपको। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, चलिए तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, समझ रहे हो ना। चलिए इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, तो बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री H प्लस बाय द एसिड। मतलब बेसिसिटी किसी भी एसिड की जो बेसिसिटी होती है, कोई एसिड कितने H प्लस फ्री करता है एक्वस मीडियम में जाकर। हमने क्या कहा था लास्ट टाइम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में कि एसिड जो होते हैं वे क्या होते हैं, एक्वस मीडियम में H प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो कोई भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन की में जाके जितने H प्लस देता है या जितने हाइड्रोनियम आयन बनाता है, वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। वो क्या होती है उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेस पे ये मोनोबेसिक भी होंगे, डाइबेसिक भी होंगे, ट्राइबेसिक भी होंगे। चलो देखते हैं कैसे। मान लीजिए HCl है। अब अगर आप HCl को आयनाइज करने लगो तो H पे पॉजिटिव कितना है, 1, Cl माइनस। तो HCl आयनाइज होकर कितने H प्लस दे रहा है, 1 दे रहा है। इसका मतलब जो HCl है वो हमारा कैसा होगा, मोनोबेसिक होगा। कैसा होगा आपका, मोनोबेसिक होगा। इसी तरीके से आपका जो H2SO4 है, अगर आप उसे आयोनाइज करते हो, उसे क्या करते हो, आयोनाइज करते हो, कितने H दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, 2 H प्लस SO4 माइनस 2। तो यहाँ पे H2SO4 ने कितने आयन दिए H प्लस के, 2। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, डाइबेसिक। क्या चीज है भैया, डाइबेसिक है। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। तो बेसिसिटी ये होती है। इसी तरीके से समझ रहे हो ना, एक H प्लस दिया तो मोनोबेसिक, और 2 H प्लस दिए तो डाइबेसिक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से और भी है यहाँ हमारे पास एग्जांपल्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास H3PO4 है, H3PO4 है। तो H3PO4 कितने H है यहाँ पे, 3H प्लस PO4 माइनस 3। तो कितने H प्लस रिलीज करे भैया, 3। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ट्राइबेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका, ट्राइबेसिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेकिन एक बात देखने की होती है, H3PO3 और H3PO2, इसमें जो बेसिसिटी होती है वो थोड़ी सी समझ लो कॉन्सेप्चुअल है। ये स्ट्रक्चर समझ में आएगी, और स्ट्रक्चर आपको जो पढ़ने को मिलेगी, लुईस स्ट्रक्चर वगैरह में मिलेंगे आपको 11th में। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसे करने का तरीका। क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3, तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2, यानी कि ये होगा डाइबेसिक। H3 है लेकिन बेसिसिटी कितनी है, 2, ये याद रखने वाली बात। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ भी 1 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ कितना होगा, ये मोनोबेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मोनोबेसिक हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है, 3 में से एक गया, 2, तो डाइबेसिक हो गया। H यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन ये कैसा है, डाइबेसिक, और ये आपका क्या हो गया, मोनोबेसिक। ठीक है, इन दोनों की बेसिसिटी जो है थोड़ी सी अलग तरीके से निकलती है। समझ रहे हो ना, स्ट्रक्चर से पता लगेगा इनकी बेसिसिटी का, जो हम आपको अभी नहीं बता सकते, वो हम आपको पढ़ाएंगे 11th में। ठीक है, तो ये आपका एक इसका कॉन्सेप्ट था, बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट भी था आपका एसिड्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिसिटी भी बता सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए
चलिए एक और देख लेते हैं ऐसी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की कि रिएक्शन विद मेटेलिक सल्फाइड। तो अगर आप किसी एसिड्स की रिएक्शन किसी मेटल के सल्फाइड के साथ कराते हैं, मेटल के सल्फाइड से मतलब जब किसी मेटल के साथ सल्फर जुड़ जाता है जाके, लाइक एज ZnS, तो वहां पे ध्यान रखना आपकी एक गैस रिलीज होगी, इस गैस का नाम होता है आपका H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके अंदर से आपको रोटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। ठीक है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। ठीक है, और जिंक के साथ में Cl है तो क्या हो गया ZnCl, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो याद रखना है जब कोई आपका जो मेटेलिक सल्फाइड होते हैं वे एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑलवेज क्या होगा, आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, यानी कि रोटन एग स्मेल। ठीक है, समझ गए? तो गाइस आज ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी और एक टॉपिक आपका बेसिसिटी था जो हमने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर किया कीजिए। ठीक है, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह चैनल का साथ बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद।